सिंह परमार, पाहुजा लॉ अकेडमी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मेजर चेंजेस इन एफआईआर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो गए हैं और सीआरपीसी को जिस कानून ने रिप्लेस किया है उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम शॉर्ट में बीएनएसएस के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है नई एफआईआर जो आई है अंडर सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस, और सीआरपीसी में जो एफआईआर के प्रोविजन थे वो थे अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। अब क्या ये एफआईआर जो सीआरपीसी में थी एज इट इज उठाकर 173 ऑफ बीएनएसएस में रख दी गई है या इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं? यहाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 मेजर चेंजेस किए गए हैं, बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। और इन चेंजेस की आवश्यकता ये थी, वर्तमान समय के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें थी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से, यद्यपि ये तीनों जो बड़े चेंजेस हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब तक ये जो एग्जिस्ट करते थे ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब बीएनएसएस के सेक्शन 173 में ही इनको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है वो चेंजेस। तो सबसे पहला चेंज जो इसमें हुआ है जीरो एफआईआर। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि जीरो एफआईआर होती क्या है। जब भी आप अधिकारिता पर विचार किए बिना कहीं भी किसी भी थाने में जाकर अपनी ग्रीवेंस बता सकते हैं और उसके रिगार्डिंग अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, तब उस एफआईआर को ही हम जीरो एफआईआर कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि अब तक सबसे बड़ा कारण एफआईआर ना लिखा जाने का या पुलिस वाले एफआईआर लिखने से जो मना करते थे, सबसे बड़ा तर्क जो रहता था पुलिस वालों के पास वो यही रहता था कि ये हमारे थाने का मामला नहीं है। दूसरा थाने वाला कह रहा है ये हमारे थाने का मामला नहीं है, और इस कारण जो व्यथित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसको एक थाने से दूसरे थाने तक भटकाया जाता था और उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। इस रिगार्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने न्यायिक निर्णय के माध्यम से यह कॉन्सेप्ट पहले ही इजाद कर दिया था जीरो एफआईआर का, लेकिन अब विधायिका ने उस मामले की गंभीरता को समझते हुए सेक्शन 173 और बीएनएस में क्लियरली उसको मेंशन कर दिया है। आप जब बेयर रीड करते हैं सेक्शन 173 का सबसेक्शन 1, तो वहां पे आपको यह वर्ड मिल जाएगा कि अब प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है संज्ञेय अपराध के मामलों में क्षेत्राधिकारिता पर विचार किए बिना कहीं भी लिखवाई जा सकती है। जी हां, अभी भी आपको बेयर एक्ट में जीरो एफआईआर जैसा वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जो वर्ड यूज किया गया है क्षेत्राधिकारिता पर विचार किए बिना, उससे ही जो निकल कर आता है कॉन्सेप्ट, उसे ही हम जीरो एफआईआर कहते हैं। अब जो दूसरा मेजर चेंज है वो है ईएफआईआर। ईएफआईआर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप घर बैठ के अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से संबंधित थाने की वेबसाइट पर जाकर अपना ग्रीवेंस मेंशन कर सकते हैं और एफआईआर को फाइल करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रोवाइडर जोड़ दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि यदि आप एफआईआर ऑनलाइन तरीके से लिखवाते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर, जब आपने एफआईआर ऑनलाइन सबमिट की उसके विद इन 3 डेज आपको संबंधित थाने में जाना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा और इस प्रिंट आउट पे आपको साइन करके, सिग्नेचर करके देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस एफआईआर के प्रति कितने कंसर्न हैं, कितने सीरियस हैं, या हम कह सकते हैं कि उस ऑनलाइन वाली एफआईआर को और ऑथेंटिसिटी देने के लिए यह प्रोविजन किया गया है कि आपको 3 दिन के अंदर उसको हस्ताक्षरित भी करना पड़ेगा। तो ये थे 2 महत्वपूर्ण चेंज। तीसरा महत्वपूर्ण चेंज जो है वो आप देख रहे होंगे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में, प्रारंभिक जांच के बारे में। हमेशा से एक सवाल जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए आप देखेंगे तो पीटी एग्जाम में कई बार पूछा जाता रहा है, क्या पुलिस वालों के लिए संज्ञेय अपराध के मामलों में एफआईआर लिखा जाना बाध्यकारी है, मैंडेटरी है, या वह ये कहकर एफआईआर लिखने से मना कर सकते हैं कि हम इसमें कोई प्रारंभिक जांच करेंगे? तो इसका जवाब आपको जो मिलता है उस केस का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण केस है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 2013 का जजमेंट है, ये 2014 में रिपोर्ट हुआ था। इस केस में ये क्लियरली कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने
कि एफआईआर लिखा जाना, यदि संज्ञेय अपराध के कार्य किए जाने से संबंधित कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ कोई एफआईआर दर्ज करवाने आता है तो आपको एफआईआर लिखना पड़ेगी। आपके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, आपके पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, आपको लिखना ही पड़ेगा। यद्यपि इसके कुछ अपवाद बताए थे, वैवाहिक मामले, करप्शन के मामले, घरेलू विवाद, इनमें आप एक प्रारंभिक जांच कर सकते हैं, वो जांच भी 7 दिन में की जाएगी, ऐसा इस केस में कहा गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे उन्हीं को अब समाहित कर दिया गया है बीएनएसएस के सेक्शन 173 में। तो इसका जो तीसरा क्लॉज है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये है आपका 173 के सब क्लॉज 3 से ये निकल के आता है। 173 के सबसेक्शन 3 से ये निकल कर आता है। वहां पर ये मेंशन किया हुआ है, यदि ऐसे कोई अपराध है जिनमें 3 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है और 7 वर्ष तक की हो सकती है मैक्सिमम, आप कह सकते हैं 3 से 7 साल के बीच में के कारावास से जो दंडनीय अपराध है, उसमें यदि कोई संज्ञेय अपराध की एफआईआर लिखवाने आपके पास आता है इन्फॉर्मेंट, तब वहां पर एक प्रारंभिक जांच आप कर सकते हैं। प्रारंभिक जांच का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक जांच का उद्देश्य सिर्फ इतना सा होता है कि आप प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना दर्शित होता है या नहीं। आप उसको, ये जांच उस लेवल की नहीं हो सकती कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इतना डीप जांच नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दी कि ये इंक्वायरी जो है मैक्सिमम 14 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। अधिकतम समय जो इंक्वायरी के लिए दिया वो 14 दिन है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये इंक्वायरी पुलिस वाला कर सकता है लेकिन अपने से नहीं कर सकता है। इसमें एक अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ेगी जो डीएसपी रैंक या उससे ऊपर का अधिकारी होगा। डीएसपी रैंक से ऊपर के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ऐसी एक जांच कर सकता है। उद्देश्य सिर्फ इतना है, क्या प्रारंभिक तौर पर प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। तो ये 3 मेजर चेंजेस हुए हैं एफआईआर में, जो प्रोविजन सीआरपीसी 154 में नहीं थे वो 173 बीएनएसएस में आ गए हैं। बाकी के प्रोविजन जो थे यथावत 154 को उठाकर 173 में रखा गया है, इन 3 चीजों को ऐड करने के साथ। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। ये प्री मेंस इंटरव्यू, अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसके लिए डेफिनेटली आपके लिए काम आने वाली है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, ये डैम श्योर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।